हेलो स्टूडेंट, पिछले वीडियो हम लोगों ने किरचॉफ लॉ के बारे में पढ़ा था और आपसे प्रॉमिस किया था अगले वीडियो में आपको हम व्हीटस्टोन ब्रिज के बारे में बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो चलिए आज शुरू करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज एक प्रकार का सर्किट होता है, एक अरेंजमेंट होता है जो कि बैलेंस रेजिस्टेंस को बैलेंस करके किसी तीन रेजिस्टेंस के बेस पे चौथे रेजिस्टेंस को हम निकाल सकते हैं। अगर हमें यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस पता है, पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, यहाँ पे ये पी क्यू आर एस 4 रेजिस्टेंस लगे हैं, इनमें से कोई भी 3 अगर रेजिस्टेंस पता है तो चौथा रेजिस्टेंस निकल सकता है। और ये जो है किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, ये जो है पोटेंशियल डिफरेंस जो है इन दोनों टर्म पे, इन दोनों पॉइंट पे इक्वल होने चाहिए। पोटेंशियल डिफरेंस इन दोनों पॉइंट पर इक्वल होने चाहिए, मतलब कि बैलेंस ब्रिज के कंडीशन पे, बैलेंस ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो चलिए देखिए, इट इज एन अरेंजमेंट फॉर द 4 रजिस्टर यूज टू डिटरमाइन रेजिस्टेंस ऑफ 1 रजिस्टर इन टर्म ऑफ अदर 3 रजिस्टर। ओके, क्लियर है, समझ में आ गया इतना। तो यहाँ पर अगर हमको पी क्यू आर एस में कोई भी 3 रजिस्टर अगर पता है तो चौथा रजिस्टर हम फाइंड आउट कर सकते हैं बैलेंस ब्रिज के प्रिंसिपल के आधार पर। तो यहाँ पर मतलब इसका जो मेन इस शुरुआत होगा, जो प्रिंसिपल होगा, क्या होगा, फॉर बैलेंस ब्रिज, फॉर बैलेंस ब्रिज। तो बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में क्या होगा कि इस डी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा, मतलब डी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वीबी, और इस डी पॉइंट पे जितना पोटेंशियल ड्रॉप होगा वीडी, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। अगर जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, जब ये दोनों इक्वल हो जाएंगे, उस कंडीशन में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि बैलेंस ब्रिज कंडीशन आ गया। और अब हम इसके आगे इसके बेस पे यहाँ पर किरचॉफ लॉ लगा करके इसको समझ सकते हैं। किरचॉफ लॉ कैसे लगेगा, एक हम लोग मान लीजिए कि एंटी क्लॉकवाइज में ले सकते हैं इस लूप में, फिर इस लूप में एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज जो जैसे चाहे वैसे ले सकते हैं, और इनको हम इक्वेशन बना करके निकालेंगे इसकी कंडीशन को। तो उससे पहले हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, इसके पहले करंट डिस्ट्रीब्यूशन को समझेंगे, और उससे भी पहले हम लोग समझेंगे कि ये जो है एक प्रैक्टिकल थिंग है। तो प्रैक्टिकली इसका जो है कनेक्शन कैसे होता है, एक बार आपको हम दिखा देते हैं, फिर इसकी प्रूविंग में हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए प्रैक्टिकली इसको हम लोग कैसे सर्किट बनाते हैं। तो इसका है प्रैक्टिकल फॉर्म। इसको हम लोग प्रैक्टिकली इस प्रकार से, यहाँ पर एक रजिस्टर ए है, एक रजिस्टर ए है, ये हमारा जो है पोटेंशियोमीटर वेरिएबल रेजिस्टेंस टाइप का है, जिससे हम रेजिस्टेंस घटा बढ़ा सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं बैलेंस करने के लिए। और ये हमारा एक अननोन रेजिस्टेंस है जिसको हमें मान लीजिए फाइंड आउट करना है। तो अब क्या है कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे जब पोटेंशियल ड्रॉप इक्वल हो जाएगा तो इस लाइन पे कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा और इस गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो यह इसका सिस्टम है, और इस प्रकार से व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके किसी अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग निकाल सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं कि हम लोग कैसे इसको प्रूव कर सकते हैं, आइए देखते हैं। तो अभी हमने बताया कि बैलेंस ब्रिज के कंडीशन में इसको हम लोग कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो करंट के बारे में समझ लीजिए कि ज़्यादातर स्टूडेंट को करंट के बारे में समझने में दिक्कत होता है, करंट कैसे। तो यहाँ पर देखिए ये पॉजिटिव है, यहाँ पे ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो ये करंट ऐसे आई जाएगा और यहाँ जाके इस पॉइंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, इधर I1 और इधर I2 चला जाएगा। अब क्या, करंट I1 तो जाएगा, मगर बी पॉइंट पे अभी हमने पीछे देखा कि पोटेंशियल जो VB होगा, इस डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल VB होगा और इस डी पॉइंट पे जो पोटेंशियल VD होगा, दोनों इक्वल जब हो जाएगा, जब VB
इज इक्वल टू वी डी इक्वल हो जाएगा, तो ये बैलेंस ब्रिज हो जाएगा। और उस कंडीशन में इस लाइन में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, तो गैल्वेनोमीटर में कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं होगा। मतलब कि जो करंट है वो करंट यहाँ से होते हुए सीधे इस डायरेक्शन में यहाँ तक I1 आ जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे I2 आएगा, और इसमें चूंकि कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा है इसलिए सीधे यहाँ पर I2 चला जाएगा। यहाँ फिर I1 और I2 जोड़ करके वापस से I हो जाएगा और ये सर्किट पूरा हो जाएगा। तो इतना तो आपको समझ में आएगा करंट डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। बैलेंस ब्रिज के हेल्प से क्या हमको फायदा मिला कि इसमें कोई करंट नहीं आएगा, गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, जैसा कभी आपको हमने प्रैक्टिकल सर्किट में भी बताया है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं कैसे, तो बाय किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, शॉर्ट में हम लोग लिख लें बाय केवीएल। KVL by Kirchhoff's voltage law to the loop ABDA अगर इस लूप में हम लोग देखें तो इस लूप में अगर हम लोग मान लीजिए कि कैसे भी कर सकते हैं, चलिए हम लोग इसको एंटी क्लॉकवाइज यहाँ ले लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज लेंगे हम लोग तो क्या होगा कि देखिए पहले ये हम लोग ऐसे चल रहे हैं, मतलब कि पहले I2 आएगा। हम लोग किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ में और साइन कन्वेंशन में उसके समझा चुके हैं कि जिस डायरेक्शन में करंट जाता है अगर हम उसी डायरेक्शन में चलेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसलिए I2 इंटू R। और इसके बाद इसमें कोई करंट नहीं होगा, फिर यहाँ से होते हुए हम लोग इधर आ जाएंगे, इसमें करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में और हम लोग इसके उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा माइनस I1 इंटू P और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0, क्योंकि किरचॉफ्स लॉ के हिसाब से टोटल पोटेंशियल 0 हो जाता है। तो इसके बेस पर हम लोग लिख सकते हैं कि I1 इंटू P इज इक्वल टू I2 इंटू R। ये इक्वेशन 1 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि I1 अपान I2 इज इक्वल टू R अपान P। ये हो गया। मान के चलिए कि यह एक हमारा कंडीशन आ गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम नेक्स्ट लूप की बात करते हैं। हम लोग बात करते हैं लूप BDCB की बात। इस लूप की बात करते हैं। इसमें चलिए हम लोगों ने मान लिया कि चलिए इसमें एंटी क्लॉकवाइज नहीं लेकर इसमें हम लोग क्लॉकवाइज ले लेते हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग शुरू करते हैं बाय KVL लूप BCDB। तो इस लूप में देखिए, तो इस लूप में क्या होगा, यहाँ पर हम लोग अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्लॉकवाइज चल रहे हैं, ऐसे चल रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग इस तरह से क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो करंट भी इसी डायरेक्शन में, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा I1 इंटू Q। और फिर यहाँ देखिए करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए माइनस I2 इंटू S इज इक्वल टू 0। मतलब यहाँ से हो जाएगा I1 Q इज इक्वल टू I2 S हो जाएगा। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा। इसके बेस पर हम इसको लिख सकते हैं कि I1 अपान I2 इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए, तो ये हो जाएगा I1 अपान I2 इज इक्वल टू
एस अपॉन क्यू आ जाएगा। हम लोगों ने पीछे भी समझा है। ये देखिए लास्ट लाइन हमारा क्या है, I1 क्यू इक्वल टू I2 एस। तो I1 I2 के यहाँ नीचे उतार दें तो उधर हो जाएगा एस अपॉन क्यू। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू एस अपॉन क्यू हो जाएगा। तो इन दोनों इक्वेशन से हम लोग लिखते हैं तो I1 अपॉन I2 इक्वल टू, पीछे हमने देखा क्या है, I1 अपॉन I2 इक्वल टू क्या देखा, P अपॉन Q, सॉरी I1 अपॉन I2 इक्वल टू हम लोग देख लेते हैं पीछे भी हम लोगों ने क्या लिखा है। तो यहाँ पर देखिए I1 अपॉन I2 इक्वल टू R अपॉन P हम लोगों ने लिखा है। तो यहाँ पे R अपॉन P लिख देते हैं, R अपॉन P लिख देते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया। तो R अपॉन P, तो इन दोनों से अगर इन दोनों को इक्वेशन समझ ले तो इन दोनों के बेस पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि R अपॉन P इज इक्वल टू S अपॉन Q लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग थोड़ा सा सीधा कर लें अगर, तो मान लीजिए कि P अगर यहाँ चला जाए और S यहाँ आ जाए तो ये हो जाएगा R अपॉन S इज इक्वल टू P अपॉन Q हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको फ्रेश लिख सकते हैं, P अपॉन Q इज इक्वल टू R अपॉन S। और ये हमारा किरचॉफ्स लॉ प्रूफ हो गया। और ये हमारा किरचॉफ्स ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज प्रूफ हो गया। और यह फार्मूला आता है, कैसे आता है हमने प्रूफ करके आपको दिखा दिया। इतना क्लियर हो गया, कोई डाउट है इतने में? चलिए, तो इस प्रकार से कि दिस इज द कंडीशन फॉर द बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं। आगे इस पर हम लोग एक क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए, तो आगे इस पे हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज के बेस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोगों ने प्रूफ कराया है उसी प्रकार से हम इस क्वेश्चन को यहाँ लगा सकते हैं। करंट डिस्ट्रीब्यूशन आप सर्किट में देख रहे हैं। हम लोग थोड़ा सा जल्दी फास्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है, तो करंट इस डायरेक्शन में जाएगा और इस करंट को हम लोग I मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? I मान लेते हैं। हालांकि यही I करंट जा करके यहाँ इस रो में I1 और इधर I2 में बट जाएगा, इसलिए हम इसी को I को क्या कर देते हैं, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2। ओके, तो ये हमारा करंट जाके यहाँ बढ़ जाएगा। यहाँ अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, I1 ऐसे जा रहा है, यहाँ भी I1 जाएगा, क्या जाएगा, I1 जाएगा, और यहाँ पर क्या जाएगा, I2 जाएगा। अब I1 जा करके इस पॉइंट B पे फिर दो पार्ट में बढ़ गया, एक करंट इधर जाएगा, एक करंट इधर जाएगा। तो इधर चूंकि गैल्वेनोमीटर की तरफ जा रहा है इसलिए इस करंट का नाम उन्होंने क्या दे दिया, IG दे दिया। तो चूंकि I1 में से IG इधर चला गया तो जो बचा करंट वो इस डायरेक्शन में जाएगा, ये हो जाएगा I1 माइनस IG। और वैसे ही यहाँ से करंट I2 आएगा और इधर से आके IG और जुड़ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में जो करंट जाएगा I1 प्लस IG हो जाएगा। तो इस प्रकार से करंट डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आप समझ गए होंगे। चलिए, तो आगे हम लोग देखते हैं कैसे करंट डिस्ट्रीब्यूशन कर लिया, कैसे इसको हम लोग इजीली सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक लूप हम A बना सकते हैं, दूसरा लूप A बना सकते हैं और तीसरा लूप, ये तीन लूप से ये सॉल्व हो सकता है। तो फर्स्ट हम लोग ले लेते हैं लूप ABDA, ABDA लूप 1, या हम ऐसे इतना बड़ा लिखने के बजाय सीधे नाम दे दें लूप 1। लूप 1 बाई KVL। तो लूप 1 में KVL लगाएंगे तो इसको देखिए क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जो चाहे ले सकते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज ले लेते हैं।
हम लोग हमेशा क्लॉकवाइज लेते हैं। चलिए यहाँ पर उल्टा ले लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में क्या होगा, तो देखिए यहाँ हमारा करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, हम लोग उल्टा जा रहे हैं, इसलिए हो जाएगा -100I1, -100I1। फिर क्या होगा, इस डायरेक्शन से होते हुए हम लोग इधर जाएंगे, तो इधर जाएंगे तो एक करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो ये आ जाएगा प्लस, क्योंकि हम लोग करंट के डायरेक्शन में जाएंगे तो प्लस हो जाता है 60I2 प्लस 60I2। और इसमें इस लाइन में करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है और हम लोग जा रहे हैं उल्टा डायरेक्शन में। चलिए इसमें 15 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यह हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए -15, और इसमें कौन सा करंट जा रहा है, IG इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करके लिख लेंगे। इसमें हम लोग 5 से डिवाइड कर देते हैं और -5 से डिवाइड कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 20I1 माइनस -60 में 5 से मतलब 20 से डिवाइड करो, कितना आ जाएगा, -3I2। यहाँ पर प्लस हो जाएगा क्योंकि हमने -20 से डिवाइड किया है, सॉरी -5 से डिवाइड किया है, गड़बड़ हो रहा है। यहाँ देखिए -5 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर आ जाएगा 20I2, यहाँ पे आ जाएगा -12I2, 20I1 माइनस 12I2, और यहाँ हो जाएगा 3IG इज इक्वल टू 0। तो हम -5 से डिवाइड किया, ये आ गया। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेते हैं, यहाँ पर माइनस था प्लस हो जाएगा, ये इक्वेशन 1 हो गया। इस प्रकार हम लोग अब सेकेंड लूप में जाएंगे, BCDB सेकेंड लूप में, लूप सेकेंड बाई KVL इसको लगाएंगे क्या है। चलिए तो सेकेंड लूप की बात करते हैं। यह सेकेंड लूप है BCDB। तो सेकेंड लूप में हम लोग किस तरह से चलें, क्लॉकवाइज चले या एंटी क्लॉकवाइज चलें। तो चलिए मान लीजिए कि इसमें भी हम लोग एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो एक करंट जा रहा है इस डायरेक्शन में, हम लोग इसके उल्टे डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, -I1 माइनस IG इंटू 10 ओम। फिर क्या होगा, यहाँ पर देखिए ये भी हमारा जा रहा है इस डायरेक्शन में, और हम यहाँ भी इसी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं। इसका मतलब यहाँ हो जाएगा प्लस I2 प्लस IG और इंटू 5। और फिर क्या हुआ, ये ऐसे जाते जाते इस प्रकार से जाएगा। इसमें 15 ओम का रेजिस्टेंस है और डायरेक्शन भी उसी तरफ है, इसलिए हो जाएगा प्लस 15IG इज इक्वल टू 0। तो इसको हम लोग सॉल्व आउट कर लेंगे अच्छे से, ब्रैकेट खोल देंगे, I1 I2 के एक साथ कर लेंगे, तो सब कुछ सॉल्व हो करके आ जाएगा 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 इज इक्वल टू 0। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। अब पीछे हम लोगों ने फर्स्ट इक्वेशन देखा था। अब हम लोग एक और लूप बचा, थर्ड लूप। ये हम लोग इस प्रकार से क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो इसमें चलिए हम लोग इस प्रकार से इस डायरेक्शन में ले लिए। तो इस डायरेक्शन में देखिए करंट क्या जा रहा है, I2 इधर जा रहा है। लूप 3 तो ये जाएगा 60I2 प्लस में
फिर यहाँ से जाएंगे, फिर भी इधर भी करंट इसी डायरेक्शन में जा रहा है और हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसलिए प्लस 5I2 प्लस IG। फिर यहाँ से जाते जाते ये करंट ऐसे आएगा और यहाँ पर वोल्टेज है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस से प्लस की तरफ जाते हैं तो माइनस लिखते हैं, -10 वोल्ट इज इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व कर लेंगे अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा 13I2 प्लस IG इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, मतलब हम पहले 62I2 प्लस 5I2, 65I2 और इसमें हम लोग 5 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 13I2 और 5IG आएगा, 5 से डिवाइड करेंगे तो केवल IG बचेगा और IG इक्वल टू 10 होगा, 5 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा। ये थर्ड इक्वेशन। तीनों इक्वेशन को हम लोग जिस प्रकार से इक्वेशन सॉल्व करते हैं, अगर सॉल्व करेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने पे गैल्वेनोमीटर में कितना करंट आएगा ये हमको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ एक पूछ रहा था, कैलकुलेट द करंट थ्रू द गैल्वेनोमीटर, केवल IG चाहिए। तो IG की जो वैल्यू आएगी सॉल्व करने पे इक्वेशन, ये आप देख लीजिएगा सॉल्व करके, 4.87 मिली एम्पियर यह करंट आएगा तीनों इक्वेशन को सॉल्व करने पे। ये आंसर हुआ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ, किरचॉफ्स करंट लॉ इसके पहले हमने समझाया था, और इस वीडियो में हमने व्हीटस्टोन बताया और उसके हेल्प से कैसे क्वेश्चन लगते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज और किरचॉफ्स लॉ दोनों मिला करके कैसे क्वेश्चन लगते हैं, सब कुछ मैंने समझा दिया। आपको समझ में आ गया होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर अभी अब तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करें। हाँ, और अपने दोस्तों में इसे शेयर करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।